सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थर्मोकेमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स का किरचॉफ इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, स्पेशली फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का किरचॉफ इक्वेशन, इसको डिराइव करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या है इसका बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स वालों के लिए, बेसिस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप मेजर के हैं चाहे आप माइनर के हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। चलिए फर्स्ट यहाँ में किरचॉफ इक्वेशन, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है किरचॉफ जिन्होंने इसको दिया था इक्वेशन, मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस या गिव्स द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन with temperature at constant pressure is known as Kirchhoff's equation। तो किरचॉफ ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, एक इक्वेशन दिया था जो हमें क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस तरह टेम्परेचर के साथ वेरी करता है उसी को हम बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। ऐसा कोई इक्वेशन बताइए जो हमें क्या बताएगा, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, दैट इज नोन एज किरचॉफ इक्वेशन। ठीक, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, फिजिकल प्रोसेस के लिए भी और केमिकल प्रोसेस के लिए। फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, फिजिकल स्टेट्स, जैसे लिक्विड टू वेपर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू वेपर, लाइक दैट, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, लाइक दैट। ठीक, तो ये दोनों के लिए हमारा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ में क्या समझा, किरचॉफ इक्वेशन होता क्या है। तो किरचॉफ इक्वेशन क्या बताता है, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, द इक्वेशन व्हिच एक्सप्रेसेस या गिव्स द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर इज नोन एज, आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें हम क्या पिक करेंगे, वन एंड ओनली किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको हम यहाँ में डिराइव करते हैं, तो इसको दो टर्म में डिराइव कर सकते हैं। एक आता है एट कांस्टेंट प्रेशर में, चलिए फर्स्ट यहाँ में ले लेता हूं विद एंथैल्पी। तो वी नो दैट जब भी हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो डेल्टा H इक्वल टू, बोले क्या लिखते हैं, H2 माइनस H1, ये ना। ठीक है, H2 हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन फाइनल स्टेट। H2 हमें क्या बताता है, इन फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट में हमारा एंथैल्पी है, इन फाइनल स्टेट। और H1 हमें क्या बताता है, इनिशियल स्टेट, तो एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट। इसमें कुछ नया चीज नहीं है, ऑलरेडी हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक ही पढ़ते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चलिए अब यहां में करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ करना है, क्योंकि वेरिएशन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बोले क्या लिखेंगे, तो डेल बाई डेल टी, किसके लिए कर रहे हैं हम, डेल्टा H, और इस पूरे को क्या करेंगे, एट कांस्टेंट P। ठीक, चलिए लिख दीजिए, यहां भी क्या आएगा, डेल H2 बाई डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस डेल, बोलिए H1 बाई डेल टी एट कांस्टेंट P। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां में लिख देंगे, we know that the enthalpy of reaction is given by delta H equal to H2 minus H1 where delta H2 मतलब H2 क्या बता रहा है हमें, enthalpy of reaction in final state, H1 क्या बता रहा है, enthalpy of reaction in initial state। H2 की वैल्यू हो गई फाइनल के लिए, H1 की वैल्यू हो गई इनिशियल के लिए। ठीक, change in enthalpy delta H। now on differentiating with respect to temperature at constant pressure, लिख दीजिए। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ याद करिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp इज डिफाइंड एज डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P। और एक और डेफिनेशन यहां से पढ़ा था Cv, तो हमें क्या आता है, डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट
V, ठीक है। तो फिलहाल Cp हमें यूज करना है, तो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये Cp हो गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये भी आपको क्या बता रहा है, डेल डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P, ये क्या है डेल H2 बाई डेल T एट कांस्टेंट P, और ये क्या है डेल H1 बाई डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक है, तो इसको हमें इसके साथ कोरिलेट करना है। ठीक, तो कोरिलेट करके हम क्या लिख सकते हैं, चलिए तो कोरिलेट करेंगे तो हमें यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा H का वेरिएशन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो बोलिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, तो नो डाउट यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप इसे कोरिलेट करें तो डेल, बोलिए डेल H, मतलब ये ऊपर वाले में, तो डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है H2 है, मतलब फाइनल स्टेट की एंथैल्पी का वेरिएशन, और डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P इज डिफाइंड एज Cp। तो नो डाउट हम यहाँ में क्या लिख सकते हैं, ये Cp होगा, बट किसके लिए, फॉर फाइनल स्टेट, माइनस सिमिलरली यहाँ में 1 है, तो डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट P, ये किसके लिए आ जाएगा, इनिशियल स्टेट। ठीक, लिख सकते हैं ले, ठीक है। तो Cp2 मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट फॉर फाइनल स्टेट, और ये किसके लिए, फॉर इनिशियल स्टेट। ये भी एक तरह का हमारा इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ में देखिए, यहाँ में क्या लिखा था हमने, डेल H बाई डेल एट कांस्टेंट P, ठीक, इक्वल टू Cp मोलर हीट कैपेसिटी फॉर फाइनल स्टेट, Cp फॉर इनिशियल स्टेट। मतलब इसकी जगह पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, ये हमें क्या बताता रहेगा, डेल H, और ये डेल्टा T को उठा के इधर लेके आ जाइए, तो ये दोनों क्या मिल जाएगा, Cp dt, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ assuming that delta Cp is independent of temperature, then इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, T1 T2 d डेल H इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए T1 T2 डेल Cp dt। ठीक, ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आपको यहां से मिलता है, आगे सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल। ठीक, और सिंस डेल H इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, आप ये कह सकते हैं स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। सो नो डाउट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो दिस इज नोन एज किरचॉफ इक्वेशन। तो ये भी हमारा इक्वेशन 4 जो है वो फाइनली किरचॉफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए यहां से ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला इससे यहां से क्या मिल जाएगा आपको, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस T1 T2 डेल्टा Cp dt। ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ किरचॉफ इक्वेशन। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, इक्वेशन नंबर 5 इसको दे देता हूं। ठीक है, सो दिस इक्वेशन नंबर 4 इज नोन एज किरचॉफ इक्वेशन, और इक्वेशन 5 इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ किरचॉफ इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल में आपको डेल्टा Cp की वैल्यू दिया रहेगा, टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, डेल्टा H1 देगा तो डेल्टा H2 पूछेगा, डेल्टा H2 देगा तो डेल्टा H1 पूछेगा। मतलब इनिशियल फाइनल में कोई एक वैल्यू देगा, कोई एक हमसे पूछ सकता है, या दोनों वैल्यू देके आपसे टेम्परेचर भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बोलिए इसका स्टार्टिंग कहां से करेंगे,
तो पहले we know that enthalpy of reaction is given by delta H equal to H2 minus H1, where H2 is the enthalpy in final state, H1 is the enthalpy in initial state. ठीक. Now this equation 1 मान लीजिए. On differentiating with respect to T at constant pressure, लिख दीजिए. By the definition of molar rate capacity at constant pressure, Cp equal to del H by del T at constant P. This equation can be written as, तो ये final के लिए है तो हमें 2 लिख दिया, ये initial के लिए है तो हमें 1 लिख दीजिए. ठीक. ये और इसी को हम यहाँ से लिख सकते हैं del D del H Cp2 minus Cp1 हमें क्या बता रहा है एक्चुअली डेल्टा Cp, और इस dt को उठा के यहाँ ला दिया. इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख देंगे T1 T2 del del H, ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा. यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और you can write this. So this equation 4, 5 is known as Kirchhoff equation. Clear? चलिए सेम यही काम करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहां मैं लिख सकता हूं सेकेंड केस, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो जैसे आपको हेडिंग डाल के यहाँ पे, नाउ वी नो दैट डेल्टा E इक्वल टू, बोलिए ये भी स्टेट फंक्शन है तो E2 माइनस E1. ठीक. डिफरेंशिएट कर दीजिए ऑन ऑलमोस्ट सेम स्टेप वही हमें यूज करना है जो पीछे किया था. ऑन डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट, अब यहां में क्या लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक. चलिए लिख दीजिए. तो बोलिए यहां में क्या लिखेंगे डेल डेल E बाई डेल T, बट यहां में किसको कांस्टेंट किया है वॉल्यूम को. ठीक. बोलिए यहां से क्या आएगा डेल E2 बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस डेल E1 बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक. कोई दिक्कत नहीं. नाउ याद करिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज del E by del T at constant V. तो इसको अगर हम यहाँ में यूज करें तो क्या मिल जाएगा del E by del T at constant V equal to, बोलिए molar heat capacity at constant volume in final state minus molar heat capacity at constant volume in initial state. और इसके पीछे में जैसे लिखा था वहां में क्या आ जाएगा Cv dt, और ये क्या आ जाएगा डेल डेल E. ठीक. नो प्रॉब्लम. मतलब अंतर है कि वहां में डिफरेंस क्या है कि वहां में कांस्टेंट प्रेशर लिया था, यहाँ में कांस्टेंट वॉल्यूम. चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. क्लियर? ठीक है. अब इसको भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख दीजिए. तो बोलिए क्या लिखेंगे तब, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें डेल्टा E1 डेल्टा E2 डेल डेल E इक्वल टू डेल्टा Cv dt, यहां में क्या जाएगा T1 T2 और डेल्टा E इसके लिए फाइनल माइनस डेल्टा E इनिशियल इक्वल टू डेल्टा Cv अपर माइनस लोअर. ठीक. तो ये भी किरचॉफ इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ E या एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो दिस इज आल्सो नोन एज किरचॉफ इक्वेशन. ठीक. तो हमें दो किरचॉफ इक्वेशन मिल गया. एक पीछे क्या है जैसे यहां लिख देता हूं मैं अगर समरी, तो डेल्टा H2 माने H डेल्टा H फॉर फाइनल स्टेट माइनस डेल्टा H इन इनिशियल स्टेट इक्वल टू, यहां में क्या जाएगा Cp T2 माइनस T1, और ये डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डेल्टा Cv T2 माइनस T1. ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए. और इसी में अगर आपको न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो उस केस में क्या मिल जाएगा, हमें न्यूमेरिकल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. मतलब अगर हमको डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस T1 T2 डेल्टा Cp dt. ठीक.
तो ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया किरचॉफ इक्वेशन का। तो अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन आता है डिराइव किरचॉफ इक्वेशन, तो आपको यहाँ तक एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों डिराइव करके लिख दीजिए। क्लियर? ठीक है, रहेगा। यहाँ में डेल्टा डेल्टा एच लिख दिया, बट आप इसको चाहें तो आप करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ में डेल्टा H1 हो जाएगा, ये डेल्टा H2 हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, किस रेंज तक लेना है, T1 T2 दिया रहेगा। ये जनरली हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया रहता है, तो वहां से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो जैसे उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, एग्जांपल क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, डेल्टा Cp इन जूल्स में है, इज गिवन एज, ये डेल्टा Cp मतलब इसका वेरिएशन विद टेम्परेचर, एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। 298 टेम्परेचर पे केल्विन पे हमारा डेल्टा H का वैल्यू भी दिया हुआ है -20 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच डेल्टा H 0, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या मिलेगा 0। किस टेम्परेचर पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये पहला चीज दिखाई दे रहा है आपको कि ये किसमें एक्चुअली जूल में है और ये किसमें है किलो जूल में है। तो पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान हमारे क्या है, बड़े को छोटा करना। अब यहाँ में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा H2 इक्वल टू यूजिंग द किरचॉफ इक्वेशन डेल्टा H1 प्लस T1 T2 डेल्टा Cp dt। ठीक, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है आपको, किस टेम्परेचर पे डेल्टा H2 की वैल्यू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे फिलहाल 0, इसलिए हमें क्या लिख देता हूँ 0। डेल्टा H1 कितना आपको दिया -20 किलो जूल है, किलो जूल है और ये क्या है जूल है, इसलिए इसको क्या करेंगे, किलो का मतलब हो गया 1000, तो ये हो गया जूल में। ठीक, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस T1 T2, तो T1 और ये T2 और डेल्टा Cp की वैल्यू कितना दिया है 6.0 प्लस 2.0 इंटू 10⁻³ T, मतलब केल्विन टेम्परेचर है। इसको इंटीग्रेट करना है किस लिमिट में, T1 टू T2। ठीक, चलिए अब सोचिए T1 हमारा कितना है, तो पहले कितना हमें दिया 298, तो T1 की जगह मैं क्या ले लिखता हूं मैं यहाँ पे 298। ठीक, T2 हमको क्या चाहिए नहीं पता, वही निकालना है किस कंडीशन में कि डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए मैंने यहाँ में क्या रख दिया था 0। ठीक है, चलिए अब इसको उठा के इधर फेंक दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 20,000। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो बोले क्या मिल जाएगा, तो पहले 6.0 इंटू बाहर कर लिया T आएगा, तो T माइनस अब 298 प्लस 1.0 10⁻³ कॉमन कर लिया। इसके बाद क्या बचेगा T माइनस 298 का होल स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा T2। ठीक, चलिए इस पूरे को ब्रैकेट में डाल देता हूँ यहाँ से। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको 6T माइनस पूरे ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लीजिए 17888 प्लस 1.0 10⁻³ T स्क्वायर माइनस 88.8। ठीक, यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा T⁻³ T स्क्वायर प्लस 6T माइनस 1876.8 इक्वल टू 0। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है T में, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको T की वैल्यू मिल जाएगी 2557 केल्विन। ठीक, तो बस इसमें केमिस्ट्री ये है कि हमें किरचॉफ इक्वेशन यूज करना है। आपको Cp दिया रहेगा, उसको रख देना है, दो टर्म में स्प्लिट कर लीजिए यहाँ से,
और इसको इंटीग्रेट करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया टी का पावर में, जिसकी 2 रूट्स होंगी। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2557 केल्विन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किरचॉफ इक्वेशन डिराइव करिए, सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट है, हमें जनरली मिलता है क्वेश्चन यहाँ से, या इस तरह का न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा। ठीक है, नाउ एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर एक टॉपिक और है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि व्हेन गैसियस हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड इन एयर द हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर that is delta H, enthalpy change, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, enthalpy of combustion, and which given temperature can be considered to be utilized in raising the temperature of all the reaction products to the higher temperature। तो जो heat evolve होता है उसको हम यूज कर सकते हैं reaction product को higher temperature में ले जाने के लिए। The maximum temperature in this constant pressure process is called the adiabatic flame temperature। उसी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, सिंस द प्रोसेस इज सपोज टू बी एडियाबैटिकली, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द कंबशन गैस दैट कैन बी रीच्ड बाय द कंबशन रिएक्शन अंडर द that can be reached by the combustion reaction under the no heat loss to the surrounding in the adiabatic condition। तो किस कंडीशन में ये होगा, एडियाबैटिक कंडीशन में होगा, मतलब कि there is no loss of heat to surrounding, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एडियाबैटिक टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी कंबशन गैस का, जो किस कंडीशन में मिलेगा, कंबशन रिएक्शन में, किस कंडीशन में कि कोई भी हीट लॉस होकर सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। ठीक, now AFT, that is adiabatic flame temperature, is important because it is used to design incinerator for toxic waste, design rocket fuels, emission control system for vehicles, factories and power plants, determine the performance of a gas turbine including its efficiency and no emissions, determine the material used to manufacture and coat the combustion process, manufacture and coat the combustion chamber and turbine plates। इस इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए हमें क्या है, कोई रॉकेट फ्यूल्स को डिजाइन कर सकते हैं, इंजन कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, व्हीकल्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, किसी गैस टरबाइन के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, determine the material used to manufacture and coat the combustion chamber and turbine plates। ठीक, ये इनका कुछ एप्लीकेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर का। Now what are the factors which can affect the adiabatic flame temperature? तो it depends on the states of the reactants, the degree of completion of the reactions, कि कितना % डिग्री of reaction complete हो रहा है, and the amount of air used, ऑक्सीजन के भी अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो factors affecting adiabatic flame temperature depends on number 1 the state of the reactants, number 2 degree of completion of the reaction, and 3 the amount of air used। तो जैसे आपको पॉइंट वाइज जिससे हमें लिख के दिया, क्वेश्चन आने से डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के लिए, स्पेशली फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, मेजर एंड माइनर बोथ। ठीक, या फिर जो एमएससी करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ इक्वेशंस क्या होता है डिराइव करो और वहां से न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने ये थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से इसको नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वहां से करके आप इसको डिराइव करके प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स को देखिए, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।